विदेश से आर्थिक मदद लेने वाली संस्थाओं को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान दें, अन्ना हजारे जी की व्यक्तिगत भूमिका इस विषय में अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके साथी अन्ना के लोगों ने कहा है कि एनजीओ को लोकपाल के दायरे में लाने की जरूरत नहीं है। क्या है आपकी राय? या अन्ना की भी राय बदलेगी और सरकार को भी इस विषय पर कुछ करने के लिए बाध्य करेगी? आपको बोलना होगा, क्योंकि आखिर ये करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इस देश में आते हैं और हमारे देश को बर्बाद करने के लिए इसका उपयोग होता है। विदेशियों की कठपुतली बनकर हमारे देश में सामाजिक संस्थाओं के नाम से नाटक करने वाले ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है। आज के बिंदास में इसी विषय पर हमको बोलना है। आइए पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण जगहों और कामों का विरोध वो संस्थाएं करती आ रही हैं जो विदेशी धन के सहारे भारत में चल रही हैं। अगर बात करें हाल तो परमाणु संयंत्रों का भी विरोध उन एनजीओ ने किया है जिन पर विदेशों से मदद लेने का आरोप लगता रहा है। तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध करने वाले एनजीओ पर भी ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने विदेशी इशारों पर ये विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले उड़ीसा समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में चल रहे एनजीओ पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं। इनमें से ज्यादातर धर्मांतरण कराने और मतांतरण कराने जैसे कामों में लिप्त पाए गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से एनजीओ ने देश की नीति में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, उससे कहीं न कहीं देश की संप्रभुता पर विदेशी हस्तक्षेप का असर साफ नजर आता है। बाबा रामदेव का सरकार द्वारा विरोध भी इन्हीं सबका हिस्सा है, क्योंकि बाबा रामदेव हमेशा से ही एनजीओ की कार्यशैली पर उंगली उठाते रहे हैं। वहीं अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल में एनजीओ कहीं भी कौतिक नजर नहीं आता, जिसके पीछे एक कारण साफ नजर आता है, वो है किरण बेदी के एनजीओ में यूएन द्वारा धन व अन्य सुविधा मुहैया कराना। अरविंद केजरीवाल का भी एक एनजीओ है, लेकिन उसका पूरा हिसाब नेट पर उपलब्ध है। कुल मिला कर देखा जाए तो एनजीओ के बहाने आने वाला धन विदेशों से आ रहा है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से एनजीओ का जुड़ाव विदेशों की ओर है। भारत को विरोध के रूप में मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब का उपाय तो शायद यही हो सकता है कि इन एनजीओ को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। हमारे कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे शुरुआत करेंगे प्रतिक्रिया की। पहले कॉलर से बात करते हैं। बोलिए। सर जी, मैं कहता हूँ कि ये विदेशी संस्थाएं जो विदेशी जो है उनको लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे चोर लोग बैठे हैं, वो अपने हाथ में खुद हथकड़ी कैसे डालेंगे, मेरे को तो यही शंका लगती है। दूसरी बात यह है, ये ऐसा लोकपाल बेकार लोकपाल बनाया है, इफेक्टिव लोकपाल नहीं बनाया है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि पूरी जनता की कांग्रेस गवर्नमेंट को मैं आपको लेकिन क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं राम जी? हाँ, सुन रहा। लेकिन जो सक्षम लोकपाल बनाने की बात कर रही है टीम अन्ना, उनके लोग ही कह रहे हैं कि एनजीओ को लोकपाल में नहीं लाना है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, नहीं तो उनको विदेशी पैसा मिलता है। उनके शांति भूषण जैसे लोग हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, शांति भूषण जैसे लोग ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। उनको तो लोकपाल के दायरे में आना चाहिए और सख्त लोकपाल आना चाहिए। सरकार का जो ले वो बेकार लोकपाल लेके आइए। धन्यवाद। यह अन्ना के लिए नसीहत है, अन्ना के लिए एक तरीके से लोगों की मांग है। अन्ना जिन आम आदमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका प्रतिनिधि होने की बात करते हैं, उनकी मन की बात बोलते हैं, देश के लोग अपनी मन की बात अन्ना तक पहुंचा रहे हैं। हमने आज अन्ना को स्पेशली ये बिंदास बोल देखने के लिए कहा है कि लोगों की राय आप तक पहुंचे और आपके आसपास में जो चौकड़ी है वो विदेशी संस्थाओं को अपने साथ जोड़े हुए, इसलिए आप करोड़ों लोगों की भावना के ये निर्णय ना करें। अगले कॉलर से बात करते हैं। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो विदेशी धन से ये एनजीओ चलाए जा रहे हैं, इनसे भ्रष्टाचार फैलता है। ये लोकपाल के दायरे में होने चाहिए, क्योंकि लोकपाल के दायरे में होने से इन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। ये ऐसे विदेशी धन तो जो आता है वो भारत की तरफ से आता है और इससे भारत को लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। इससे विदेश जो हमारा भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हैं, उनके पास भी चलेंगे। साथ साथ में आप एसएमएस कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। फेसबुक पर आने वाली प्रतिक्रिया कहती है कि भारत में अचानक से धारा 377 या खास करके जिसको लिव इन रिलेशनशिप और
समलैंगिक संबंधों को अधिकृत करने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इन आंदोलनों को यूरोप के कुछ देशों से पैसा आता है। ये क्यों आता है, कौन देश देते हैं, कौन सी संस्थाएं देती है और भारत में किन संस्थाओं को देती है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रद्युम्न शर्मा दिल्ली से फेसबुक पर सुदर्शन के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए, अपनी बात को रखिए, बोलिए। आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो यही चाहेगा कि लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। लेकिन नेता लोगों की अगर बात है तो नेता लोग तो कोई भी ये नहीं चाहेंगे कि लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। लेकिन केजरीवाल और किरण बेदी भी कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। वो उनका अपना मतलब हो सकता है, लेकिन आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। आम आदमी ये चाहता है कि लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पैसा इनका ही पड़ा है वहां पे। बिल्कुल, मतलब आप अन्ना को कहना चाहते हैं कि अन्ना आप अपने साथियों की राय को बदलिए और इसमें शामिल कीजिए इस बात को। बिल्कुल, आम आदमी की राय इसलिए। बिल्कुल, धन्यवाद। देश में उड़ीसा में सबसे ज्यादा ऐसी संस्था है जिसको विदेश से पैसा आता है, और विशेष बात है कि उड़ीसा में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। वहां पर क्रिश्चियन मिशनरियों को आने वाले पैसे से भारत में धर्मांतरण की बहुत सी कंप्लेंट सरकार के पास भी आई है, मीडिया के पास भी आई है, और शिक्षा के नाम पर आने वाला पैसा कहां खर्च होता है इसका डिटेल ऑडिटेड रिपोर्ट भी जो भारत सरकार को देना चाहिए, वो ना देने वाली भी सबसे ज्यादा संस्थाएं उड़ीसा में है। ऐसे कई संस्था इस देश में है। एक सबसे बुरी बात इसमें यह है कि सरकार के पास ही सेंट्रलाइज ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि ऐसी कितनी संस्थाएं हैं, ऐसे कितने एनजीओ चलते हैं, किस काम के लिए वो पैसे लाते हैं, किस दिशा में खर्च करते हैं। एफसीआरए के नाम पर केवल केंद्र से परमिशन लेने वाले संस्थाओं को सरकार कुछ कंडीशन के ऊपर परमिशन देती है, लेकिन उसके बाद अगर वो अपने रिटर्न फाइल नहीं करती तो उनके ऊपर एक्शन लेने में सरकार को सालों लग जाते हैं। ऐसे में ऐसी संस्थाओं को बंद करके उनको खोलने वाले कहीं भाग भी जाते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। मैं राधे श्याम मालसा बोल रहा हूँ जी, चौहान साहब। हाँ, ये हमारे गांव की जमीन पर नई दिल्ली बसी थी और यहाँ से सबसे ज्यादा घोटाले भ्रष्टाचार होते हैं और यहीं से केंद्रीय मंत्री आकर बनते हैं। प्रधानमंत्री हमारे से बने सीखे 21 गांव हमारे लगे थे देश में। तो हमारे साथ क्या हुआ, सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार, घोटाले, भ्रष्टाचार सब हमारे साथ होता है। आज 63 वर्ष हो गए और 100 वर्ष की राजधानी नई दिल्ली से हो गए। तो ये सब हमारे से, हमारी भूमि से सारा काम होता है। देखिए, नेहरू परिवार तो इलाहाबाद के थे, महात्मा गांधी पोरबंदर के थे, तो 21 गांवों ने देश की आजादी में ये सारा सहयोग किया था। और आज ये गांव बहुत दूर पड़े हैं और उनको कुछ नहीं होता। बिल्कुल, हम आपको स्पेशली बुलाएंगे। मैं इस समस्या को जानता हूँ राधे श्याम जी, धन्यवाद। इस समस्या को हम जानते हैं और आपको जरूर बुला कर लेंगे। ब्रिटिशों ने जो अन्याय आपके ऊपर किया है उसको स्वतंत्र भारत की सरकार कम से कम न्याय दे, इसके लिए सुदर्शन टीवी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। आप इस कार्यक्रम के बाद हमको संपर्क करें, इस विषय को भी हम उठाएंगे। हम यहाँ पर नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर कि राज्य में कैसे एनजीओ को कितना पैसा आता है। देखिए, एनजीओ को मिलने वाली मदद पर एक नजर। उड़ीसा संख्या 1240, मिलने वाली राशि 214 करोड़ 32 लाख। झारखंड 465, राशि 159 करोड़ 65 लाख। मध्य प्रदेश 419, राशि 142 करोड़ 62 लाख। छत्तीसगढ़ 231, राशि 64 करोड़ 99 लाख। असम राशि 10 लाख। मेघालय 100, राशि 63 करोड़ 91 लाख। मणिपुर 265, 36 करोड़ 81 लाख। नागालैंड 29 करोड़ लाख। अरुणाचल प्रदेश 3 करोड़ 4 लाख। 34, राशि 8 करोड़ 38 लाख। 32, राशि 7 करोड़ 24 लाख। सिक्किम 8, राशि 3 करोड़ लाख। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो छोटे छोटे राज्य है वहां पर आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो 250 के आसपास एनजीओ है।
भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले एक जिले के साइज का वहां पर राज्य है और वहां पर 200 से ज्यादा एनजीओ और 100 करोड़ से ज्यादा पैसे अगर लाती है तो ये भारत के बाकी राज्यों के अनुपात में कितना बड़ा पैसा वहां पर आता है आप सोच सकते हैं। और इसी कारण वहां पर अलगाववादी शक्तियों को बल मिलने में इन पैसों का उपयोग होता है। इसमें चीन भी शामिल है और कई देश भी धर्म के नाम पर भी राजनीति करते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, हमको इस पॉइंट पर यह कहना है कि विदेशों से जो एनजीओ के द्वारा पैसा आता है उसका तो बहुत अच्छे ढंग से ऑडिट होना चाहिए और हर एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि उसी पैसे से देश में तमाम तरह के आतंकवाद और धर्म परिवर्तन और मदरसा और क्या क्या कराया जाता है। तो जो देश से जो अपने देश के एनजीओ से पैसा पाते हैं तो उसकी तो सकता है, लेकिन जो विदेशों से पैसा आता है उसके लिए बहुत तगड़ा होना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उसके लिए घेरा और क्या क्या कानून होता है उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। उन लोगों के बिल्कुल सही हिसाब नहीं देते हैं उनका उस तरह की कार्रवाई होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ है। उन लोग उस एनजीओ से होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर कोई देश विरोधी काम में लिप्त है तो उसके खिलाफ आतंकवादी और देशद्रोह का खटला या देशद्रोह का कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही रहा है। एक और कॉलर से बात करते हैं। चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अन्ना अगर राजनीति में आना चाहते थे। धन्यवाद। शायद अन्ना के लिए कह रहे हैं कि अन्ना चुनाव क्यों नहीं लड़ते, या अन्ना का व्यक्तिगत विषय है। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। अगर कोई चुनाव लड़े बगैर, कोई पद प्राप्त करे बगैर अगर लड़ना चाहता है तो ये उससे अच्छी बात है। एक और कॉलर से भी बात करेंगे। साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पर आंकड़े दिखा रहे हैं उस देशों के, उन संस्थाओं के, उन राज्यों के। हम आपके सामने इस विषय पर रामदेव बाबा ने क्या कहा है वो भी फुटेज और बाबा की वीडियो बाइट भी दिखाएंगे, लेकिन तब तक हम आपको कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है ऐसे। देखिए, विदेशी मदद से देश में विरोध करवाना, एनजीओ को पैसा देकर परोक्ष रूप से देश का विरोध कराना ताकि भारत की सामाजिक और आर्थिक क्षमता खंडित हो जाए। देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश, आम लोगों में एनजीओ के जरिए राजनीतिक पार्टियों व स्थानीय सरकारों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करवाना ताकि प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो जाए। उद्देश्य से भटकना, एनजीओ को सामाजिक हित में काम करने के लिए पैसा दिया जाता है, जबकि वर्तमान में विदेशों से पैसा लेकर ये एनजीओ अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। धर्मांतरण और मतांतरण करवाकर सांप्रदायिकता फैलाना, उड़ीसा झारखंड जैसे क्षेत्रों में मतांतरण कराने में उन सभी एनजीओ का नाम सामने आया था जिनको विदेशों से पैसा मिलता है। ईसाई मिशनरियों का नाम इनमें सबसे ऊपर है। एनजीओ का विदेशों की ओर आकर्षण, भारत सरकार की तुलना में एनजीओ को विदेशों से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, जिसके कारण एनजीओ विदेशों की ओर आकर्षित है। ये कुछ कारण है जिन कारणों से हम कह रहे हैं कि लोकपाल के दायरे में होने चाहिए। हालांकि आप भी क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय जरूरी है। कॉलर की राय लेते हैं। तो आइए आप होल्ड कराते हैं क्या? हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कैप्टन श्रीपाल सिंह सोमन सिंह फरुखाबाद। हाँ, आई वांट टू से दैट which money comes from foreign countries, हाँ, that should be maybe Kejriwal or Kiran हाँ, or something else. That should be. धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम कहेंगे कि अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, खास करके हिंदी चैनल पर हिंदी समझने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम हो रहा है और बोलने वाले को हिंदी आती है तो प्रायोरिटी से हिंदी बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। मिशनरी स्कूल चलता है जिसमें पुस्तक, कापी, बस्ता, बैग सब चीज अपने यहाँ से बेचा जाता है। हाँ, अपने स्कूल से बेचा जाता है। इसके बाद भी हम करके कि सर ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ जोरा में, तो बोलते हैं कि हमने उससे पैसा लिया हुआ है, हम जो वो स्कूल जो चाहे वो कर सकता है, बोलता है। मतलब आप छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं? हेलो,
सर ऐसा हुआ है हमारे। धन्यवाद दिनेश जी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में या खास करके जहां पर आदिवासी संख्या ज्यादा है वहां पर यह समस्या सबसे ज्यादा पैमाने पर है। लेकिन आंकड़े पर अगर आप नजर डालेंगे तो दिल्ली में विदेशी संस्थाओं को विदेशी पैसा सबसे ज्यादा आ रहा है, मुंबई में भी यह पैसा ज्यादा आ रहा है, लेकिन तुलना में देश के बड़े बड़े राज्यों की तुलना में दिल्ली जैसे राज्य में सबसे ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि यहां पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने में इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो दिल्ली में जो विदेशी सारे एम्बेसीज है, राजदूतावास जिसको कहा जाता है, इन दूतावास एरिया को चाणक्य कहा जाता है, चाणक्यपुरी कहा जाता है। भारत के चाणक्य बड़े सुप्रसिद्ध थे जिन्होंने देश को एक सोच दी और विदेश नीति में चाणक्य का नाम लिया जाए इसलिए उस क्षेत्र को चाणक्यपुरी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विदेशी चाणक्य हमारे स्वदेशी चाणक्य को खरीद रहे हैं और एम्बेसियों द्वारा करोड़ों रुपए इस देश में। बिंदास बोल में हम आज विषय लेकर आए हैं ऐसे एनजीओज का जो विदेश से धन लेते हैं, देश के खिलाफ काम में लिप्त हैं और फिर भी टीम अन्ना के लोग उनको लोकपाल के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं है। अन्ना ने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, इसलिए हम देश भर के लोगों को कह रहे हैं कि अन्ना इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपनी राय अन्ना को दीजिए। देश भर के लोगों की राय भी यहां पर आ रही है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनकी भी राय लेंगे और आपको दिखाएंगे कि बाबा रामदेव भी इस विषय पर क्या कहते हैं। पहले कैसे मध्य प्रदेश से किशोर दुबे सिंह जिले से बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बोलते रहिए आप। हेलो, मैं चाहता हूँ कि अन्ना जी और उनकी टीम और एवं सरकार दोनों मजबूत लोकपाल चाहती है तो अन्ना जी की टीम एवं उनके सदस्यों को जो सरकार कह रही है कि जो उनके संस्थाएं हैं उनको लोकायुक्त लोकपाल द्वारा आना चाहिए एवं सरकार को चाहिए कि जो लोकपाल के दायरे में अन्ना के जो विचार उनको लाए और अन्ना की टीम को चाहिए सरकार के विचार उनको लेने को लाए, जिससे हमारी जनता की भलाई होगी एवं दोनों के विचार से हमारे यहाँ लोकायुक्त और लोकपाल संयुक्त बनेगा। धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं बाबा रामदेव इस विषय पर क्या कहते हैं, खास करके फॉरेन फंडिंग या विदेशी धन या विदेशी आर्थिक मदद। इस विषय पर बाबा ने बड़े तीखे शब्दों में अपनी बात को रखा। देखिए, दुनिया में और देश में अच्छे लोगों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं, नहीं तो उन पुरस्कारों का मतलब नहीं रहे। और भारत के अंदर जो तथाकथित एनजीओ चल रहे हैं और एनजीओ के लोग कभी कभी देशभक्ति का लिबास ओढ़ करके देश के लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से देख लेना, इनकी अपने इनकी औकात पता लग जाएगी। जिन लोगों को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से विदेशी जो बड़े बड़े संस्थाएं जो बना रखी है उनकी ओर से फंडिंग मिल रही है, फोर्ड फंडिंग से फोर्ड से नहीं मिल रही फंडिंग, सीआईए फोर्ड को करता है, फोर्ड उसको करता है। जो लोग जो एनजीओ अमेरिका से संचालित संस्थाओं से फंडिंग ले रहे हैं वो देश के लिए काम नहीं कर रहे, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके पीछे बड़े राज हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता ये कहां से क्या खेल चल रहा है। ये आईएसआई जैसे पाकिस्तान की संस्था है तैसे वैसे ही अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन को अमेरिका में मदद देती है और वो चोला बदल कर या यूं कहे कि मनी लॉन्ड्रिंग कर कर उसको व्हाइट पैसे में तब्दील कर कर एनजीओ को दुनिया भर में देते हैं। अमेरिका अपनी धाक दुनिया भर में बनाए रखने के लिए दुनिया के कई प्रकार के एनजीओ नुमा नाटक को अंजाम देता है और ये नाटकों का ड्रामा या पार्ट भारत में और कई देशों में खेला जाता है। जिन देशों में खेला जाता है उन देशों ने कड़े कड़े कानून इस विषय के लिए बनाए और कई देशों में तो ये पैसे लेना बैन भी कर दिया है। लेकिन भारत में अभी तक इस विषय पर चर्चा ही नहीं हो रही है। जो भी चर्चा हो रही है वो बहुत दबी जुबान में हो रही है, क्योंकि पैसे लेने वाले भी बहुत प्रभावी हैं और पैसे देने वाले भी बहुत प्रभावी है। भारत के कुछ टीवी चैनलों पर भी इसका आरोप है। आज हमारे पास उनके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम उनका नाम लेकर यहां उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी ही हम उस जानकारी को पूरा जुटाकर आगे उस विषय पर भी कार्यक्रम करेंगे। कुछ और कॉलर हैं, उनके पास चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये एनजीओ है ये सभी लोकपाल के दायरे में आने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए तो एनजीओ का प्रधानमंत्री से ऊपर हो गई कि जिसको हम लोकपाल के दायरे में नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर देश का प्रधानमंत्री इसमें आ सकता है, होना चाहिए और होना भी चाहिए, तो क्या एनजीओ को क्यों नहीं होना चाहिए? यह तर्क भी
पर्याप्त है। और केवल इस स्तर के आधार पर नहीं तो देश में हजारों करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हर साल, बल्कि यह आंकड़ा गैर सरकारी संगठनों के जानकारी के अनुसार 50,000 करोड़ के आसपास का है। 50,000 करोड़ सालाना जिस देश में आता हो, जो क्यों आता है और क्यों खर्चा होता है, इसकी पुख्ता जानकारी ना हो, और अगर जो जानकारी सामने आती है वो उसमें भी देश विरोधी कार्रवाई का बू आता हो, प्रूफ मिलता हो, तो क्यों नहीं ये उस दायरे में हो। कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ। हाँ, तो सर ये अन्ना हजारे, ये रामदेव बाबा जो वो कर रहे हैं ना, ये सर ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके बारे में लोगों को संदेह है, तो वो संदेहों को भी जरूरी। और भी कई कॉलर हैं, लेकिन हम आपके पास देखिए आपके स्क्रीन पे का परिणाम, देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, देश फिर से गुलाम हो जाएगा, देश हित में बनी नीतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक स्तर पर विदेशों पर निर्भर हो जाएंगे। लोकपाल के अधीन लाने का परिणाम, एनजीओ को मिलने वाली धनराशि के खर्च में पारदर्शिता आएगी, विदेशी धनराशि पर रोक लगेगी, विदेशी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, विदेशी हितों को भारत में संचालित करने पर रोक लगेगी, विदेशी फंडिंग के खेल पर रोक लगेगी, विदेशी मदद से फैलने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। ये कुछ परिणाम है, हालांकि इससे भी कई गंभीर परिणाम अगर आपके जानकारी में हैं तो आप हमें बताइए, हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे, आपके कॉल लेंगे, विदाउट एडिट दर्शकों तक लेके जाएंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए, कॉलर नया मुद्दा ले और डायरेक्ट बोलने को शुरुआत करें। एक और कॉलर से बात करते हैं। विदेशी धन, बोलिए। हेलो हेलो सर, बोलिए आप। विदेशी धन लेने वाली संस्था लोकपाल के अधीन होनी चाहिए, क्योंकि सर हमें हमारे सांसदों पर भरोसा नहीं है पूरा। हाँ जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे सांसदों पर भरोसा नहीं है, हमारे एनजीओ पर भरोसा नहीं है, एनजीओ का ऑडिट करने वाले संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर एक फेसबुक पर और प्रतिक्रिया आई है, गोवा से ललित जोशी एसएमएस करके फेसबुक पर पोस्ट करके कहते हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं जिन संस्थाओं का कोई दायित्व निर्धारित नहीं है, ऐसे संस्थाओं को करोड़ों रुपए की अनुमति मिलती ही कैसी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, ऐसी प्रक्रिया को और सख्त करना जरूरी है। ललित जोशी गोवा से मैसेज करके फेसबुक पर कह रहे हैं। आप भी फेसबुक पर, ट्विटर पर और कूट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप एसएमएस भी कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने यहाँ देश में अन्ना हजारे साहब जैसे पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं लोकपाल बिल के लिए। वो देश में प्रधानमंत्री को हर चीज, हर लोकपाल के दायरे में लाना चाहते हैं, लेकिन एनजीओ को वो कभी भी इसके दायरे में नहीं लेना चाहिए, जबकि एनजीओ वाले जितने भी है वो हिंदू धर्म का परिवर्तन करवाना, उनको धर्म परिवर्तन करना, ईसाई बनाना, मुस्लिम बनाना, सब उसके लिए करते हैं। देश के खिलाफ जितने भी अभियान होते हैं एनजीओ वाले उसमें बढ़ हिस्सा लेते हैं। पूरे देश को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे रॉय है, अभी मेधा पाटकर है, सेना के खिलाफ अभियान चलाते हैं, कभी सेना का विशेषाधिकार आनंद वो तो कानून है उसको हटाने की बात करते हैं, कभी कुछ भी बात करते हैं। वो लोग क्या लोकपाल दिलाएंगे देश को? तो इसलिए क्या है कि ये एनजीओ जितने भी है इनको आना चाहिए और एक पैसे का इनका हिसाब लेना चाहिए कि ये पैसे का यूज किस चीज के लिए करते हैं। देश में कोई विकास के काम में इनका पैसा आता नहीं है। जो देश पिछड़े हुए इलाके हैं उनके वहीं पे इनके ज्यादा अभियान चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप स्क्रीन पर परिणाम देख रहे हैं, हम आपके सामने अब और भी कुछ तथ्य लेकर आएंगे। बाबा रामदेव की और एक बाइट भी आपको दिखाएंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको भी आपके पास लेके आएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ काफी देर से होल्ड पे हैं, उनको अपनी बात रखने के लिए मौका देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या लोकपाल के दायरे में एनजीओ होना चाहिए? होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। उनकी पारदर्शिता होनी चाहिए। विदेशी से फंड जो आता है इसमें धर्मांतर के लिए लगाते हैं और
साउथ इंडिया में अभी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले वो एनजीओ ही थे, तो इधर समाज सेवा के लिए पैसे लाते हैं, इधर देश के विरोधी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, तो उनके एक एक रुपये का हिसाब अपने पास होना चाहिए देश के पास। बिल्कुल, धन्यवाद। पुणे से प्रकाश कर रहे हैं कि एनजीओ, खास करके भारत में जो एनजीओ काम करती है, उनको अपना हर पैसे का खर्च ई बैंकिंग से करने की कंपल्शन होनी चाहिए और उनके हर पैसे का हिसाब उनको रोजाना अपने वेबसाइट पर अपडेट करना चाहिए। ऐसे में सामाजिक संस्था या सूचना के अधिकार पर काम करने वाले लोग उस वेबसाइट के ऊपर से जानकारी भी ले पाएंगे और रोजाना इसमें होने वाले फ्रॉड को स्क्रीन पर डालने के डर से एनजीओ भी कुछ मात्रा में डर जाएंगे। यह अच्छा सुझाव है और पुणे से अक्सर ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए सुझाव आते रहते हैं। टैक्स चोरी के मामले में भी पिछले दिनों पुणे के एक ग्रुप ने भारत सरकार को आह्वान किया था कि हम आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देंगे जिससे कि 18 गुना आप टैक्स की वसूली कर पाएंगे केवल उस सॉफ्टवेयर के उपयोग के आधार पर। हमने वो रिक्वेस्ट भारत सरकार को दी है और ये जो रिक्वेस्ट है ये भी हम भारत सरकार और टीम अन्ना तक जरूर पहुंचाएंगे। हालांकि यार टीम अन्ना कहना गलत है, अन्ना तक पहुंचाना होगा, क्योंकि टीम अन्ना और अन्ना के विचारों में इस विषय में भेद है, फर्क है, अंतर है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए जी, ये जो हो रहा है विदेश का पैसा जो आ रहा है, इसके अंदर हमारी गलती है सर। हम हिंदू एकत्रित नहीं हो रहे हैं इस आंदोलन के लिए। सबसे पहले हिंदू एकत्रित होना चाहिए। हेलो। हाँ, और ये बात केवल हिंदू वालों की नहीं है, ये तो देश से हर व्यक्ति से जुड़ी हुई बात है। नहीं, तो सर धर्मांतर जो हो रहा है ये हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है सर। बिल्कुल, ये समझिए। इस देश में तो धर्मांतरण होगा तो बहुसंख्यकों का ही होगा और बहुसंख्यक हिंदू है तो नेचुरली उसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को ही होगा। यहाँ पर और एक फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है वॉशिंगटन डीसी से, अमेरिका से शरद मिश्रा ऐसे फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया में कहते हैं कि जो भारतीय लोग यहाँ से भारतीय संस्थाओं को पैसे भेजते हैं उसको विदेशी धन नहीं कहना चाहिए, बल्कि भारतीयों ने भारतीय संस्थाओं को भेजा जाने वाला धन कहना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त सूचना है, लेकिन ये अमाउंट बहुत छोटी है और ये अमाउंट ज्यादातर पर्सनल रिलेशन में आती है और ऐसी अमाउंट का देश के हित में उपयोग होता है, ये भी मानते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हाँ जी सर, मेरा ये कहना है कि जैसे लोकपाल के अंदर पीएम भी आना चाहिए और जुडिशरी भी आनी चाहिए और इसमें मीडिया जो संस्थाएं हैं ये भी आनी चाहिए और जो भी सरकारी एनजीओ है जिनको सरकार अनुदान देती है ऐसे एनजीओ आने चाहिए। बाकी जो सेल्फ फाइनेंस एनजीओ हैं उन्हें नहीं आने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो सेल्फ फाइनेंस से चलते हैं, वो अपना मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए ऐसे एनजीओ को लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक हमारी जो स्वतंत्रता वो हमारी स्वतंत्रता भंग हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या जो गवर्नमेंट से मतलब डोनेटेड एनजीओ है सब सिर्फ वही आए, बाकी जो छोटे छोटे संस्थान है जैसे मेडिकल स्टोर को लाया गया है, स्कूल कॉलेज को लाया गया है, इन सबको वहां से हटाया, जैसे जो सरकारी लोकपाल में अभी दिया गया आपने। तो सर हमारी यही राय है कि मतलब इसमें जो सेल्फ फाइनेंस एनजीओ उनको न लाया, बाकी सारी इसमें मीडिया हो या हमारे एनजीओ हो या फिर पीएम हो या फिर राष्ट्रपति हो, मतलब देश का प्रत्येक नागरिक आना चाहिए, क्योंकि करप्शन सबके लिए बराबर है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। क्योंकि अगर हम सबको अगर एक समान दृष्टि से नहीं देखते हैं, फिर हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है हमको कहाँ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। इसमें जो सूचना एक एडिशनल आई है कि मीडिया को भी इसमें लेना चाहिए, इस विषय का मैं पूरा समर्थन करता हूं और इस विषय पर हम और ज्यादा तथ्यों के साथ आपके सामने दोबारा जरूर आएंगे। अन्ना या टीम अन्ना इस विषय पर शायद साथ देने की बात न करें, क्योंकि मीडिया का नाम लेने के बाद उनको मिल रहा मीडिया का समर्थन खो जाने का डर भी हो सकता है, लेकिन जब लड़ना हो तो डर की बात करके कैसे चलेगा, खास करके अन्ना जैसा व्यक्ति जब जान देने के लिए भी तैयार हो। एक और कॉलर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनजीओज हैं, हाँ, उनको भी पूरी तरह से लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनजीओ धन्यवाद। हम एक और कॉलर से बात कराते हैं।
सर मैं संदीप बोल रहा हूँ नागपुर से। हाँ। और सर मुझे ये कहना है कि जैसे आप जो भी सवाल जो भी प्रोग्राम लेते हैं वो बहुत बहुत अच्छे रहते हैं और देश के जो अंदरूनी जो है जो सेंसिटिव जो हम लोग पॉइंट्स रहते हैं उससे जुड़े रहते हैं। बाकी चैनल को तो इससे फुर्सत नहीं है, बट आप ये सवाल उठाते हो, बहुत बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और सबसे पहले आपने जो आज जो मुद्दा उठाया है सर, उसका ऐसा है कि जो जितना भी पैसा आज आ रहा है ये लोग सबसे पहले हमारे देश के गरीब लोगों को टारगेट बना रहे हैं और उनके थ्रू अपने धर्म का प्रचार या सब कुछ कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, धर्म की लोगों की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। जबकि ये हिंदुस्तान है और हमारी हिंदू की पहचान या इस देश में जो रहने वाले सभी लोगों की पहचान है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश है और इससे जो है आने वाले जो परिणाम है, एक तरफ से हमें नक्सलाइट अटैक कर रहा है, एक तरफ से हमें बाहर के जो जितने भी पैसा आ रहा है वो यहाँ पे छोटे छोटे जो धर्म को प्रचारित करके हमारे हिंदू को या फिर जो भी धर्म कोई भी जो धर्म है उसको पैसे उनके फैसिलिटी देके उधर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और इसे आप इसी तरह से कंटिन्यू रखिए जब हमारे देश के लोगों का, देश के राजनीति लोग जब तक जागरूक नहीं होते हैं ऐसे सवाल उठते रहना चाहिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। संदीप नागपुर से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। यहाँ पर एक और फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है, माफ करिए ट्विटर पर प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया है कि इजरायली एम्बेसी के गाड़ी पर जो हमला हुआ उस पर अटैक करने वाला ईरानी एजेंसी का पत्रकार था। पत्रकारों को मिलने वाले ऐसे विदेशी धन का भी उपयोग ऐसे कामों में अगर होने लगा तो किस किस के ऊपर शक ले। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे स्रोतों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आज अटैक करने के कई रास्ते हैं, इसलिए यह धन के द्वारा मदद पहुंचाकर अटैक करने का भी एक रास्ता है। एक और यहां पर प्रतिक्रिया आई है और उस प्रतिक्रिया में कहा गया है, जिसको अक्सर मैं बहुत बार कह चुका हूं, कि भारत में हर एम्बेसी के पास जो धन है वो अपने देश के हित में यहां पर खर्च करती है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान का 150 करोड़ रुपया केवल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर खर्च होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये 150 करोड़ खर्च होता है, इसका मतलब ये 150 करोड़ रुपए लेने वाले लोग इस देश में हैं। 125 करोड़ के देश में ऐसे कौन वो लोग हैं जो 150 करोड़ रुपए पाकिस्तान एम्बेसी के मीडिया में खर्च कंज्यूम करवाते हैं? इस पर भी प्रकाश पड़ना जरूरी है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, चौहान के जी। बोलिए। हाँ, सुंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, कटनी से। बोलिए सुंदर सिंह जी। आपने आज हमारे दिल का एकदम जो मुद्दा था वही उठाया। हम दिन में ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो टीम अन्ना है ये मतलब लोकपाल के अंदर इसको एनजीओ को लाने की बात क्यों नहीं कर रहे ये लोग? बिल्कुल है ना, क्योंकि इन लोगों का भी मुझे यही प्रोग्राम लग रहा है कि ये कांग्रेस का प्रायोजित प्रोग्राम ये इनका जो मुद्दे इनको उठाने चाहिए वो मुद्दे ये नहीं उठा पा रहे हैं। और इनकी टीम के सदस्य जो है कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस टीम का कोई औचित्य नहीं रहा है, इस टीम को बिल्कुल भी, इस टीम का कोई रहा ही नहीं, हमारी नजरों में कुछ भी नहीं रहा। हम तो इनकी मतलब विश्वसनीयता के ऊपर ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये टीम करना क्या चाहती है। सब राजनीतिक दलों को ये लोग गलत बता रहे हैं कि कोई पार्टी सही नहीं है, तो इनका मतलब क्या है ये नहीं समझ में आ रहा हमारे। बिल्कुल, धन्यवाद। आज हम बाकी मुद्दों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम जब भी मुद्दा उठाते हैं तो केवल हाथ ऊपर नहीं करते, वार करते हैं। और वार करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ उस मुद्दों की जानकारी और आंकड़ों के साथ, प्रूफ के साथ आते हैं। इसलिए बिंदास बोल में जितने भी मुद्दे हमने गंभीरता के साथ उठाए, आज तक हमें किसी ने नोटिस भेजने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम बिल्कुल पुख्ता जानकारी के बगैर कार्यक्रम ही नहीं करते। हम बाकी मुद्दों के ऊपर भी जरूर जाएंगे, लेकिन आज हम ये विदेशी धन वाले मुद्दे को लेकर आए हैं और इस मुद्दे को देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर तो बहुत कुछ हो ही रहा है, उबल रहा है, लेकिन उबलाने के लिए बाहर से अगर आग लगाई जा रही है तो उसको रोकना सबसे पहले जरूरी है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर, ये सुदर्शन जैसा अगर सभी संस्थाएं अगर थोड़ा थोड़ा सोच अपनी बढ़ाए और ऐसा काम करते रहे तो ही देश का उद्धार होने वाला है। बाकी कई संस्थाएं राष्ट्र के नाम पर काम करना शुरू करती है, मगर खरे दिल से और सच्ची हिम्मत से कोई काम नहीं कर सकती और सच्चे दिल से कोई नहीं बोल सकता, और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इतना आप जैसे कोई खुला बोल सके।
और जो सही है वही आप बता सकते हैं। ऐसी संस्थाएं अगर जो भारत में काम करना शुरू कर दे, 15% भी सच काम कर दे, तो भी भारत में परिणाम आएगा, ऐसा लगता है। बाकी तो बहुत सारी संस्थाएं बहुत काम करती है, मगर सिर्फ दिखावा ज्यादा रहता है। मगर सुदर्शन से हमें ये पता चला है कि ऐसी संस्था अगर जब काम करना शुरू करे राष्ट्र के लिए, तभी कुछ ना कुछ होगा। बाकी तो पानी फिरता जाता है, कांग्रेस वाला हो या कोई भी हो। बिल्कुल, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। धन्यवाद संस्थाओं को। किशन पटेल गुजरात से बात कर रहे थे। हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप हमारा ज्यादा उत्साह मत बढ़ाइए, हम इस देश के लिए कमिटेड तो है ही। आप ऐसे लोगों को सख्ती करिए जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। आप के घर में 300 से ज्यादा चैनल आते हैं, आप उनको फोन करिए, उनके नंबर निकालिए। ज्यादातर चैनल अपना खुद का नंबर देते नहीं है, बल्कि पोस्टल एड्रेस तक नहीं देते, वो पोस्ट बॉक्स एड्रेस देते, क्योंकि उनको उनके ही दर्शकों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने का डर होता है। हम आपके सामने हमारा स्क्रीन पर स्क्रॉल पर पता भी चलाते हैं, फोन नंबर भी चलाते हैं, ईमेल आईडी भी चलाते हैं। आप हमको कोई भी फीडबैक भेज सकते हैं, लेकिन आप हमारे फीडबैक हम तक तो भेजते ही हैं। आप उन चैनलों को भी भेजिए जिन तक आपकी पहुंच अब नहीं है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मनोज कुमार नोएडा से। बोलिए मनोज जी। हम ये कह रहे हैं सर, ये जब तक हम लोगों को सच्चे दिल से शहीदों के प्रति सम्मान के साथ आगे कुछ उनकी प्रेरणा लेके ही कुछ आगे करेंगे, जब भी कुछ हो सकता है देश का आगे। जैसे मायावती ने जब तस्वीरें जब फोटो लगवाए, वहां हमारे दिल से चंदा इकट्ठा किया जाए और शहीदों की फोटो चाहे जो है तो महारानी लक्ष्मीबाई के स्टार्टिंग से 1857 की जुलाई उन्होंने। मनोज जी धन्यवाद। हम लोगों के लिए हम दर्शकों को कहेंगे कि बिंदास में जो मुद्दा पहले हो चुका है, वो कार्यक्रम खत्म हो चुका है। उस कार्यक्रम में हो सकता है कि आपने कॉल करने का प्रयास किया हो, कॉल न लगा हो, तो उस विषय को वहां छोड़ना होगा। उसको आप दूसरे कार्यक्रम में उस विषय का कॉल मत करिए, इससे विषयांतर होने का डर होता है। और हम पूरे गंभीरता के साथ चाहते हैं कि पूरा 1 घंटा हम आपके सामने ये विषय लेकर आए। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो, शायद एक कॉल होल्ड हुआ है, हम तकनीकी कारणों से इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। कठपुतलियों का आज भंडा खोल रहे हैं और आपकी क्या राय है, ये राय अन्ना तक पहुंचा रहे। अन्ना के साथ साथ आपकी राय सरकार तक भी जाएगी और देश में इस विषय पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं के पास भी जाएंगे। हम चाहेंगे कि देश के मीडिया, देश की ऐसी संस्थाएं जो आवाज उठा सकती है, बोल सकती है और इस मुद्दे पर हमारे विचार से सहमत है, वो अपना आवाज बुलंद करें और विदेश के द्वारा इस देश में लगाई जाने वाली आग को रोकने का प्रयास करें। कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर। मेरी एनजीओ से जो एनजीओ चलाते हैं, विदेशी एनजीओ आ रहे हैं सर, पैसा आ रहा है, क्या उस पर सरकार का कुछ अधिक्रमण है या नहीं है? उस पर सरकार के पास इनके आंकड़े तक नहीं है। जी, ये पूछना चाह रहा हूं सर। धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। बोलिए। जो भी बाहर से पैसा आता है उसको, चाहे वो किसी भी एनजीओ के लिए आता है, वो देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए आता है। इसलिए वो अस्थिरता पैदा करेगा। अस्थिरता पैदा करने से पहले उसका खुलासा होना चाहिए कि कितना पैसा बाहर से आ रहा है और किस एनजीओ के लिए आ रहा है, उससे पूरा उसका ब्यौरा लेकर के तभी उसको उसके ठिकाने पर लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, शांति भूषण हो या किरण बेदी, कोई भी सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते उनको किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। केटी पांडे बोल रहा हूँ झांसी से। नॉन गवर्नमेंटल अर्ग नहीं है कि इन पर कोई सरकार का कंट्रोल ही नहीं होगा। इनका पूरा ऑडिट होना चाहिए कायदे से, और ये कहाँ से पैसा लाते हैं और उस पैसे को खर्च कहाँ करते हैं उसका पूरा इन्हें हिसाब रखना चाहिए। ये गलत तरीके से अगर पैसे को खर्च करते हैं तो उसके लिए इन्हें FIR दर्ज करने के लिए पूरी होना चाहिए। और जब तक ये लोकपाल के अंतर्गत नहीं आते हैं, इन पर किसी प्रकार का कंट्रोल होना संभव नहीं है। ये भारत में एक घुन की तरीके से काम कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची हुई है।
जो दुनिया भर में चल रही है। बिल्कुल इसके लिए और ये ऐसा काम करते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा को मतलब ऐसा बना रहे हैं कि हम पूरा इतिहास अपना भूल जाए और हम अपनी संस्कृति भूल जाएं, हम रामकृष्ण को भूल जाएं और हम सीधे फॉरेन कल्चर को अपने आप को अडॉप्ट कर लें। हम हिंदुस्तानी तो रहे नहीं और हम अंग्रेज भी नहीं बन सकते हैं, ना अंग्रेज हम है नहीं और हम हिंदुस्तानी भी अब रह नहीं गए। समस्या तो सबसे बड़ी ये है, इसलिए इन्हें तुरंत लोकपाल के अंतर्गत लाने की व्यवस्था करनी चाहिए और अन्ना जी की टीम से ये सवाल होना चाहिए कि आपने इन्हें क्यों ऐसी बात कही कि ये एनजीओ जो है वो लोकपाल के अधीन नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्यों नहीं है? इनके ऊपर क्या आईपीसी की धारा कोई कार्यान्वित नहीं होती? धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। एक ऑर्कुट पर मैसेज आया है, झांसी से ही ये मैसेज है। नितिन मैसेज करके कहते हैं कि ये कैसा देश है या कैसी सरकार है जो उस देश में समलैंगिकता को परमिशन मिले, कानूनी मान्यता मिले, इसलिए आंदोलन करने वाली संस्थाओं को विदेशों से पैसे लाने को परमिशन देती है। सचमुच में ये सवाल जो पूछा गया है, देश के ऐसे कौन से बाबू है, अधिकारी है, अफसर हैं, कौन से मंत्री है जो ये देखते हैं, कागज पे साइन करते हैं कि फलानी संगठना इस विषय के लिए काम करती है कि देश में एक साथ बगैर शादी का रहने वाला कानून लाए, लिव इन रिलेशन को मान्यता दी जाए, समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी जाए और इसलिए काम करने वाली संस्था को यूरोप से पैसे आने की परमिशन देने वाले मंत्री और अधिकारी किस स्थिति में ये परमिशन देते हैं, ये सवाल पूछा गया है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर, हम लोग खुद चोरी करते हैं और उन्हीं लोगों से कानून बनाने के लिए बोलते हैं जो खुद कानून बनाने के बाद फंस सकते हैं। तो ऐसे लोग कैसे? तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों को, जो लोग आवाज उठाते हैं, उन्हीं लोगों को पॉलिटिक्स में, और जब तक ये लोग आएंगे नहीं तब हमारे देश से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये जो बात हम आपके सामने कह रहे हैं, विदेशी मदद की, विदेशी धन की, ऐसे ही विदेश के द्वारा हमारे देश के लोगों की इमेज चमकाने का भी काम किया जाता है। सीधे धन नहीं दिया जाता या धन दिया जाता है अवार्ड के नाम पर दिया जाता है, पुरस्कार के नाम पर दिया जाता है। बड़े बड़े देश या बड़े बड़े ऐसे पुरस्कारों की पोल खोलती हुई बाबा रामदेव की बाइट हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे पुरस्कारों को बाबा रामदेव क्या कहते हैं। देखिए आपके सामने। दुनिया में और देश में अच्छे लोगों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं, नहीं तो उन पुरस्कारों का मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन ज्यादातर को दिए जाते हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण से लेकर के जो सरकारों के चाटुकार हो। नोबेल पुरस्कार किसको दिए जाते हैं? जिसे अमेरिका को कुछ काम कराना हो या अपने आप को स्थापित करना हो। सौंदर्य पुरस्कार किसको दिए जाते हो? जिससे विदेशी कंपनियों को अपनी चीजें बेचने में सुविधा होती हो। और ये सारे पुरस्कारों की फंडिंग जो बड़े, चाहे फिलीपींस देता है, चाहे नॉर्वे देता है। 2 पुरस्कार जिसको मिले हैं ना, यदि वो आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट है तो समझ लेना ठीक ठाक है। बाकी 2 पुरस्कार जिनको भी मिले हैं उनसे सावधान रहना। एक नोबेल पुरस्कार और दूसरा मैगासीसे पुरस्कार। इसका मतलब वो अमेरिका की गुलामी में जीने वाले लोग होंगे 99%। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। कोई कहने की हिम्मत इसलिए नहीं करता कि विवाद कौन बोल ले। हमने कहा तो और बहुत विवाद ले रखे तो ये और सही, बचाई कुछ नहीं है। हां, जरा इसके पीछे की सच्चाई सुनना तो आप हैरत में आ जाएंगे। ये जो मैगासीसे पुरस्कार दिए जाते हैं, ये जो फिलीपींस की ओर से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी सबकी फंडिंग अमेरिका की सबसे क्रूर एजेंसी, क्या नाम है उसका, CIA, वो फंडिंग करती है। और ये जो पुरस्कार देने वाली संस्था है, ये ऐसे ही कठपुतली की तरह पुरस्कार देने के बाद उन लोगों का इस देश में उपयोग करती है, उनका बल्कि मिसयूज करती है। ऐसे भी कई मामले हमारे देश में सामने आए हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं को, धर्मगुरुओं को इन लोगों ने ये पुरस्कार का गाजर दिखाया है। देश के ऐसे ही एक बड़े ही शालीन अच्छे संत, लेकिन उनको शांतिवादी इसलिए बनाया गया कि उनको नोबेल पुरस्कार का
गाजर दिखाया गया है और अब वो धर्मनिरपेक्ष बनकर दुनिया भर में शांति का प्रचार कर रहे, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर उनके कुछ भक्त लगाने लगे। साथ ही हमारे देश के अटल जी से लेके मनमोहन सिंह तक को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजने का गाजर दिखाकर उनसे अटल जी से पाकिस्तान इस विषय पर काम करवा लिया गया और मनमोहन सिंह पर भी कश्मीर विषय पर कुछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो इस पुरस्कार के नाम पर मनमोहन सिंह कर बैठे, जो अब तक के किसी राजनेता ने नहीं किया, ना देश की जनता किसी को ऐसा काम करने देगी। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। शायद हमारा कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दूसरे कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, एनजीओ को लोकपाल के अधीन लाया जाए। एनजीओ को अगर लोकपाल के अधीन लाया जाएगा तो उससे मिलने वाले पैसों का ब्यौरा सबके सामने रहेगा, जिससे उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। इन संगठनों को मिलने वाली मदद पर नजर जाए। लोकपाल के माध्यम से एनजीओ की कार्यशैली नजर रखी जा सकेगी, जिससे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। धन के उपयोग में पारदर्शिता रखी जाए। पैसों का लेन देन पारदर्शी रहने से धन के स्रोतों की पूरी जानकारी होगी, जिससे बाहर से आने वाले पैसों की जानकारी प्राप्त होगी। विदेशी धन पर लगाम लगाया जाए। एनजीओ के नाम पर मिलने वाली ब्लैक मनी पर भी लगाम लगाई जाए, जिससे काले धन को वैध बनाने की कोशिश में रोक लगेगी। इसके सिवा भी अगर आप उपाय बताना चाहते हैं तो बचे हुए समय में कॉल करके या हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाके आप पोस्ट करके हमको बता सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं, हम सब दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कॉलर के साथ बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, ये जो भ्रष्टाचार है ये बहुत बड़ा खतरनाक, एकदम समझ लीजिए पब्लिक को बर्बाद करने वाला है सर। ये जो हम टीवी में देख रहे हैं दुनिया भर की, ये मैं कहता हूँ 3 पुश्त जिनके पास जितना पैसा है वो शासन को ये सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाए और 3 पुश्त को सरकार गोद ले ली, ये भारत देश सोने का चिड़िया हो जाएगा सर। बिल्कुल। दोस्त का चिड़िया हो जाएगा, लेकिन ये सोनी को सरकार गोद ले लेता। बिल्कुल, लेकिन ये सोनी क्या चिड़िया न बने, इस देश में रेल नेटवर्क ना हो, इस देश में बड़े बड़े डैम ना हो, इसलिए ही ऐसे कई संस्थाओं को कठपुतली बनाकर दुनिया के कई देश इस देश के विकास में बाधा भी पहुंचाते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी बात कर सकते हैं, बचे हुए समय में अपनी बात को रखने का प्रयास करें। नमस्कार। मेरा कहने का मतलब मैंने एक सवाल मेरे दिल में बहुत दिन से है। हेलो, बोलते रहिए आप। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है। हाँ। जो ये देश के अंदर जो जितने भी ये जो मतलब बड़े बड़े नेता की बातचीत होते रहते हैं, हाँ। हमेशा गांधी जी की बात भी होते रहते हैं, सुनते रहता हूँ। हाँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसके अंदर जो है, आप आपकी बात को लगातार कहिए। हाँ, तो जितना बड़े बड़े नेता है, जैसे समझ लीजिए गांधी जी का नाम बार बार आता है, सबका नाम आता है, लेकिन हमारे देश में जो नेताजी का नाम का जो है उसका क्या कोई वैल्यू नहीं है, उसका नाम कभी आता ही नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है कभी भी। बिल्कुल, सुदर्शन टीवी करता है और हर साल 23 जनवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विशेष कार्यक्रम करते हैं, इसका हमें अभिमान है। बार बार सुनते रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम दोबारा कहेंगे कि विषयांतर मत होने दीजिए, बड़े गंभीरता के साथ पूरे 1 घंटे हमने आपके सामने विषय लाया है। अब कार्यक्रम की अंतिम घड़ी है, ऐसे में इस कार्यक्रम में अब तक आप लोगों ने जो राय रखी उसका हम सम्मान करते हैं। अन्ना हजारे जी को हमने ये कार्यक्रम देखने को कहा था। अन्ना जितना भी कार्यक्रम देख रहे होंगे, हम उन तक इस कार्यक्रम की सीडी भी पहुंचाएंगे, इसका पुनः प्रसारण देखने का, और साथ जुड़े हुए हैं जो विदेशी धन लेने वाली खुद एनजीओ चलाते हैं, वो पहले पारदर्शिता लाए और ये अन्ना खुद इस विषय में इनिशिएटिव ले कि विदेशी एनजीओ के दायरे में अन्ना जैसे लोगों को अपने साथ काम करने वाले लोगों के हितों से ज्यादा देश का हित देखने के लिए लोग जानते हैं, मानते हैं। ये विश्वासार्हता बनाए रहे, इसलिए ऐसे कदम उठाना भी जरूरी है। अगर कोई गलत काम नहीं करता है तो जांच से डरता क्यों है? आखिर यह सवाल का जवाब हाँ ही दिया जा सकता है। हम
आपके सामने विषय लेकर आए, आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मुद्दे को साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप इसका पुनः प्रसारण बिंदास बोल का लाइव आता है 8 बजे से 9 बजे तक, पुनः प्रसारण आता है रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे और दोपहर को 3 बजे। इन सब कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि यह मुद्दा लाइव में भले ही खत्म हुआ हो, लेकिन यह मुद्दा लाइव है, अर्थात मुद्दा जीवित है। जब तक इस पर निर्णय नहीं होता, आप इस बातचीत को अपने गुटों में, आप शादी ब्याह में, जहां भी जाते हो, ट्रेन में सफर करते हो, बस में सफर करते हो, लोगों के साथ मिलते जुलते हो, ऐसे मुद्दों को उठाते रहिए। आपकी बिंदास बोल केवल चैनल पर बोलने के लिए ना होकर समाज में बोलने के लिए है, जब तक इस मुद्दे का सही हल ना निकले। बिंदास बोल में क्या हो मुद्दे, आप हमें बता सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि देश क्या मांग करता है, लोगों के मन में क्या बातें हो रही है। जैसे कॉलर ने कहा कि आज हमारे मन में यही बात थी और आपने यही मुद्दा उठाया। हम मानते हैं, प्रयास करते हैं कि आपके दिल में जो चल रहा है वो हमारे दिल में भी चल रहा है और वही हम आपके सामने लेके आए। फिर भी आप हमें सलाह दे सकते हैं कि बिंदास बोल में क्या विषय हो। इसके लिए आप हमको लिख भेज सकते हैं सुदर्शन टीवी, बिंदास बोल, A88 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें फोन और ईमेल भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। आज के लिए इतना है।